तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो आपका परिवहन तंत्र है, इनसे जुड़ी संरचनाएं और इनके कार्य क्या क्या हैं, इनको हम आज एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड इसमें जो आया वह है आपका परिवहन तंत्र। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि परिवहन दो शब्द चीजों से मिलकर के बना है, परि और वहन। परि का मतलब होता है पार और वहन का मतलब होता है ले जाना, यानी पार ले जाना। यानी कहने का मतलब कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन। तंत्र का मतलब कई चीजों से मिल करके बनने वाली व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली व्यवस्था के बीच जो हमारा अंग है, जो हमारा तंत्र है, उनके बारे में, उनसे जुड़ी संरचनाओं के बारे में और उनके कार्यों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम मनुष्य के शरीर की या जीवों के शरीर की बात करें तो जीवों के शरीर में जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो एनर्जी किसको चाहिए, हमारे जीभ को चाहिए, हमारे मुंह को चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो एनर्जी किसको चाहिए, हमारे पैरों को चाहिए। तो आखिर कोई तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो कि एनर्जी हमारे अगर पैरों को जरूरत है तो पैरों तक पहुंचा रहा है, अगर मुंह को जरूरत है तो मुंह तक पहुंचा रहा है, अगर हाथ को जरूरत है तो हाथ तक पहुंचा रहा है। और जैसे अगर हम हाथ से कार्य कर रहे हैं, एक जगह खड़े खड़े होकर के हाथ से कार्य कर रहे हैं, तो हमारे मतलब एनर्जी प्रॉपरली क्या किसको मिल रहा है, हमारे हाथ को मिल रहा है और हमारा हाथ रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथ के लिए इतनी एनर्जी फिक्स है, पैर के लिए इतनी एनर्जी फिक्स है, मुंह के लिए इतनी एनर्जी फिक्स है। अगर ऐसा होता तो हम जैसे आपके सामने बोल रहे हैं तो अभी केवल हमारा मुंह क्रिया कर रहा है, तो केवल एनर्जी किससे खपत हो रही है, मुंह से। तो अगर ऐसा होता कि मुंह के लिए अलग से एनर्जी स्टोर होती तो कुछ देर में क्या होता कि हम बोलते बोलते जब मुंह की एनर्जी खत्म हो जाती तो मुंह हमारा लड़खड़ा करके क्या हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो क्या आपने यह सोचा है कि इस एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? तो देखिए, जीवों के शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भी चीज की आवश्यकता होती है, मुख्यतः उसका संचार, मुख्यतः उसका परिवहन हमारे शरीर के अंदर का ब्लड यानी कि खून, यानी कि रुधिर, यानी रक्त करता है। कौन करता है? हमारे शरीर में ऊर्जाओं का जो संचरण है, परिवहन है, कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि ब्लड से जुड़ी, यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जाता है, किस अंग तंत्रों के द्वारा ले जाया जाता है और उनका कार्य कैसे कैसे है, इसी के बारे में हम मुख्यतः इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका परिवहन तंत्र होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाली जो व्यवस्था होती है, वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, परिवहन और यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा परिसंचरण। तो देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए इन दोनों का शाब्दिक अर्थ, तो लगभग इन दोनों का शाब्दिक अर्थ सेम होता है। इसको आप परिवहन तंत्र भी कह सकते हैं या परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी यानी कि घूमने वाला, परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। दोनों का भाव लगभग क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, जो भी परिसंचरण तंत्र क्या होगा, बंद होगा, उसके लिए किसकी जरूरत होगी, पाइप की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? उसके लिए पाइप की जरूरत होगी। दूसरी चीज कि अगर पाइप में कुछ चीज फ्लो होगा, पाइप के अंदर कुछ चीज फ्लो होगा, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जहां पे बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बंद परिसंचरण तंत्र होगा, वहां पे हमें दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो उसका पाइप होगा और एक उसका पाइप, यानी पाइप का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पाइप का मतलब केवल यह है कि उसको बहने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक उसको बहने के लिए क्या चाहिए, सहायक अंग चाहिए। तो उसी को हम क्या मानते हैं कि पाइप
एक माध्यम रहेगा। कोई भी द्रव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक माध्यम। जैसे अगर पानी को यहाँ से अगर हमें थोड़ी दूर पे ले जाना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक पाइप लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, एक पाइप की जरूरत होगी और दूसरा उस पाइप के अंदर प्रेशर की जरूरत होगी। ठीक है, तो जहां पे अगर हम अपने शरीर के या जीवों के शरीर की बात करें तो यहाँ पे जो जिन जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें पाइप के जगह पे क्या पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं। पाइप के जगह पे क्या पाई जाती हैं, नसें, जिसे हम धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं विज्ञान की भाषा में। तो यहाँ से पाइप चाहिए होता है और प्रेशर, उस पाइप के अंदर भाई प्रेशर होगा तब तो ब्लड फ्लो होगा, तब तो उसमें लिक्विड जो भी होगा वह फ्लो होगा। तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है, तो चूंकि वह ब्लड का प्रेशर होता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा चीज कि इसका जो दूसरा पार्ट है वह है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइप की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पाइप की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही प्रेशर की कोई आवश्यकता होती है। ना तो इसमें कोई पाइप लगा होता है और ना ही प्रेशर होता है। तो देखिए जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें अगर जैसे मान लेते हैं कोई जीव है आपका, जैसे सपोज कीजिए कि किसी भी जीव के अंदर जिसके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि उसमें नस या पाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें प्रेशर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि जब एक जगह पर वह कट जाएगा तो उसका एक बार में ही पूरा खून निकल करके बाहर आ जाएगा। तो वह क्या होगा, वह जीव तुरंत ही मर जाएगा। भाई खून ही नहीं होगा तो वह जीव क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान ने देखा कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो वह क्या होगा, कहीं भी जाएगा और थोड़ा सा भी खरोच वगैरह लग गया, किसी चीज में अगर चोट वोट लग गई तो पूरा का पूरा खून एक ही बार में क्या होगा, निकल जाएगा और वह जीव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया कि जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हम वाह्य कंकाल पाई जाती है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, वाह्य कंकाल। जैसे मनुष्य, आप अपने अंदर देख लीजिए, मनुष्य का जो कंकाल होता है, जो उसकी हड्डी होती है, वह कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। उसके मनुष्य की हड्डी जो है, मनुष्य का जो कंकाल होता है वह शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका जो कंकाल होता है वह कहाँ होता है, बाहर। यानी उसके बाहर का आवरण क्या बना दिया जाता है, कठोर। भगवान ने उसके बाहर का आवरण क्या कर दिया, कठोर कर दिया कि इसको खरोच या चोट जल्दी लगेगी ही नहीं, और लगेगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और दूसरा चीज कि इनका जो जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका ब्लड इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि वह जल्दी से बहता नहीं है। तो इसलिए इसके खून को इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दिया, जिससे अगर थोड़ा बहुत कटपिट भी जाता है तो उसकी मृत्यु तुरंत नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये तो आपका खुला तंत्र पूरा है। इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी आपके क्लास के हिसाब से उसे हमने बता दिया। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इस टॉपिक को आगे तो बच्चों अब अगले क्रम में आइए हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को आइए समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड क्या होता है कि बहता है, उसमें क्या होता है, ब्लड बहता है, जिसके लिए एक पाइप की जरूरत होती है और पाइप के अंदर प्रेशर की जरूरत होती है बहने के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर यानी जीवों के शरीर के अंदर जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक बंद व्यवस्था होती है नसों की। और दूसरी चीज कि देखिए ब्लड का काम क्या है, ब्लड क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जरूरत वाली पोषक तत्वों को यानी ऊर्जा को, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को क्या करता है, उसका परिसंचरण करता है। तो देखिए रक्त का जो काम है, देखिए ब्लड का जो कार्य है वह क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा का स्रोत है उसको शरीर के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाना। तो चूंकि देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा,
गति करेगा तो उसमें क्या होगा कि ब्लड में कुछ हमारे शरीर के अंदर की गंदगी भी कुछ शामिल हो जाएगी, कुछ उसमें क्या होगी रासायनिक उसके साथ कुछ क्रियाएं भी हो जाएंगी। तो जिसके लिए एक व्यवस्था बनाया गया जिसमें हार्ट और लंग्स वगैरह आते हैं, जिसके बारे में हम अगले आने वाले टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमें यह समझना है कि इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है धमनी जिसे आर्टरी कहते हैं, और दूसरा आपका सिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। अब आइए समझते हैं धमनी और सिरा में अंतर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं धमनी और यानी कि आर्टरी, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सिरा यानी कि वेन्स। अब देखिए नंबर 1, जो आपकी धमनी होती है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। उसमें हमेशा कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब आइए हम ये समझते हैं कि शुद्ध रक्त क्या है और अशुद्ध रक्त क्या है। देखिए वह रक्त जिसमें क्या मिला हो, ऑक्सीजन मिला हो, जिसमें क्या मिला हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, वह रक्त क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित हो, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। देखिए होता क्या है कि लंग्स हमारा जो है, हम जब सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन को बाहर से अंदर की ओर खींचता है, और वही लंग्स क्या करता है, हृदय से जब ब्लड लंग्स में आता है तो लंग्स क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। अब देखिए शुद्ध रक्त जब हमारे शरीर में ऊर्जाओं का प्रवाह कराता है तो हमारे शरीर में जो भी कार्बन की मात्रा उपस्थित है उनसे मिलकर के क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला लेता है, जिसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। और इसे फिर से क्या करता है लंग्स, फिर यह जब जाता है लंग्स में तो लंग्स इसे फिर से क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला करके उसको क्या कर देता है, शुद्ध रक्त बना देता है। तो फैक्ट यह है कि जो आपकी धमनी है वह कैसा रक्त उसमें बहता है, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। और जो सिरा है उसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। उसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और नंबर 2, इसमें जो ब्लड है वह कहाँ जाता है, हार्ट से कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। भाई देखिए हमने बताया कि जो धमनी होती है, धांसू से याद कर सकते हैं, धांसू ट्रिक यही है कि ध फॉर धमनी, स फॉर शुद्ध। ध से धमनी यानी कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और धमनी में जब शुद्ध बहेगा तो सिरा में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि यह हार्ट से हमेशा कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। हार्ट से यानी हृदय से कहाँ जाता है, शरीर में। हार्ट से इसको पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, ऑक्सीजन सहित ब्लड को, यानी शुद्ध ब्लड को हार्ट से कहां कर दिया जाता है, शरीर से। और इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ऑक्सीजन मिला देने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, एकदम से लाल हो जाता है। जैसे हम अगर शरीर की नसों को देखें तो हमारे शरीर की जो नसें हैं वह लगभग नीली दिखाई देती हैं, तो वह क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो दूसरा में यह कहां जाता है, शरीर से यानी बॉडी से कहां आता है, हार्ट की ओर। यानी कि जो सिरा आपका होता है उसमें हमेशा शरीर से हार्ट की ओर आता है। देखिए आपके बुक में एक प्रयोगात्मक दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे क्या कीजिए, आप एक रस्सी से या किसी भी कपड़े से इसको तेजी से बांध दीजिए, और बांध करके यहाँ पे अगर आप ऐसे ठोक देंगे थोड़ा सा, तो ये नसें जो आपकी दिख रही हैं वह नसें क्या होंगी, थोड़ा सा उभर सी जाएंगी, यानी कि आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। जब यहाँ से बांध देंगे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, और इसको थोड़ा सा यहाँ से चोट दे देंगे इसको, तो हमारी नसें क्या होंगी, उभरी हुई सी दिखने लगेंगी, यानी हम अपनी नग्न आंखों से इसे आराम से देख सकते हैं। अब कीजिएगा कि अपने दोनों हाथ की उंगली को एक यहां लगाइए और एक यहां लगा करके ऐसे पकड़ लीजिए। तो इस प्रयोग को देखिए 2 बार से देखना है। पहली बार में यह करना है कि ऐसे आपने उंगली रखा है तो सबसे पहले आप इधर की उंगली हटाइए। तो जब इस साइड की उंगली हटाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो आपका नसें हैं वह नस फूल नहीं रही है,
है वैसी की वैसी ही है, यानी उसमें कोई भी बहाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप दूसरी बार में क्या करेंगे, इस उंगली को ना हटा करके आप इस उंगली को हटाएंगे तो देखेंगे कि जो रक्त यहां से भरा हुआ था वह अब यहां से यहां तक चढ़ आया। उसके कहने का मतलब यह है कि जब आप पंजे, हाथ के पंजे के तरफ वाली उंगली हटाते हैं तो रक्त आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जब आप ये घुटनी जो है, घुटनी की तरफ वाली उंगली जब उठाए तो वहां पे रक्त नहीं भरा। तो इसका मतलब यह है कि जो रक्त का संचार है वह आपके हथेली के तरफ से इस घुटनी के तरफ क्या हो रहा है, आ रहा है। हथेली के तरफ से घुटनी के तरफ आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो नसें दिख रही है ना, हथेली से घुटनी की तरफ इधर आ रहा है, यानी आपके हार्ट के तरफ आ रहा है, यानी कि हमारे शरीर से किधर आ रहा है, घुटनी की तरफ आ रहा है। तो शरीर के तरफ से किधर जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, और यह क्या होती हैं, शिराएं होती हैं। अगले क्रम में तीसरा नंबर, इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर लगभग कितना होता है, 120 होता है। और जो इसका प्रेशर होता है, इसका प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। नॉर्मल शरीर की बात कर रहे हैं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब देखिए, ये जो आपका इसका प्रेशर है वह बहुत ज़्यादा है और इसका प्रेशर क्या है, कम है। तो अगर हम सिरा को काटें और धमनी को काटें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, तो धमनी होगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। इसको जब हम काटेंगे तो शरीर से हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकल जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अगर सिरा को काटें, हम वेनस को काटें, तो उसका प्रेशर कम होने के कारण पूरा खून हमारा नहीं निकल सकेगा। देखिए, तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि अगर धमनी को अगर बाहर की ओर बना देता, धमनी को अगर सेफ नहीं रखता, तो धमनी अगर कहीं से गलती से भी चोट लग जाती और धमनी अगर कहीं से कट जाता तो पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर के साथ क्या होता, निकल जाता जल्दी से, और इंसान क्या हो जाता, राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए क्या किया कि जो आपकी धमनी होती है इसका प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको मांस के अंदर, यानी कि एकदम आंतरिक भाग में इसको दिया। जो आपकी बाहर की जो नसें दिखाई देती हैं वह आपकी धमनी नहीं है, धमनी आपके मांस के अंदर होती है, उसे आप नग्न आंखों से ऐसे नहीं देख सकते। और जो आपका सिरा होता है वह कहाँ होता है, आपके ये जो चमड़ी है उसके ऊपरी सतह में होता है, यानी कि जो हमें दिखाई देता है ये नीले नीले कलर का नसों के रूप में, वह क्या होता है, हमेशा सिरा होता है। अब कहें आपकी डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वह धमनी में लगाता है कि सिरे में, तो धमनी में किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करता, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर इंजेक्शन लगा दें इसमें तो वहां से भी यह रक्त, भाई इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो दवा आपके नस में जाने से पहले ही ब्लड ही उल्टा आने लगेगा, किसमें, इंजेक्शन में। तो इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हम। इंजेक्शन किस में लगाते हैं, सिरा में लगाते हैं, सिराओं में यानी वेनस में लगाते हैं। अब आप कहें कि जैसे ब्लड डोनेट जब किया जाता है तो ब्लड किससे लिया जाता है, धमनी से लिया जाएगा कि सिरा से, भाई ये तो अशुद्ध रक्त है। तो हमेशा चाहे ब्लड लेना हो, चाहे इंजेक्शन लगाना हो, चाहे ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल निकालना हो, हमेशा किसका निकाला जाएगा, सिरा में से ही निकाला जाएगा। धमनियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। अब एक चीज और है कि जैसे जो स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वह कितना माना जाता है, 120/80। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो बीपी होता है वह कितना होता है, 120/80। अब 120 क्या है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ों में ब्लड का प्रेशर होता है, दो चीज़ों में ब्लड का फ्लो होता है। एक तो आपका है एट्रीज और दूसरा क्या है, वेनस। तो यहाँ पे जो 120 दिखा रहा है वह एट्रीज का प्रेशर है, और जो यहाँ पे 80 है वह क्या है, आपका वेनस का प्रेशर है। तो यानी कि ब्लड प्रेशर में वही देखा जाता है कि धमनी का प्रेशर कितना है और आपका वेनस यानी सिरा का प्रेशर कितना है, यही चेक किया जाता है किसमें, ब्लड प्रेशर में। अब देखिए चौथा नंबर, हमने आपको बताया कि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो अगर हम कहें कि यह ब्लड का अगर फ्लो हो रहा है तो क्या यह वापस आ सकता है, क्या नहीं आएगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वह बैक रिटर्न नहीं आएगा। जैसे देखिए कि अगर आपकी चढ़ाई है, कहीं पे अगर चढ़ाई है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, अगर गाड़ी आपकी बहुत स्पीड में चल रही है तो वह पीछे की ओर लौट करके नहीं आएगी। लेकिन अगर गाड़ी वही आपकी धीरे 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 एकदम बैलगाड़ी के जैसे चल रही है तो
कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका मौसम अचानक से टूट जाए और वह गाड़ी पीछे की ओर आना शुरू कर दे। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है, तो पीछे आने की संभावना नहीं रहती, और जब पीछे आने की संभावना नहीं रहती है तो जो इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन इसका प्रेशर लो होता है, इसका प्रेशर अपेक्षाकृत कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है, जब स्पीड कम होता है, तो गाड़ी के पीछे होने की चांस ज़्यादा रहती है, यानी ब्लड के रिटर्न होने की चांस ज़्यादा रहती है। इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है, वाल्व देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, वाल्व देखने को मिलते हैं। और 5वां नंबर हम एक यह भी लिख सकते हैं कि धमनी हमेशा कहाँ रहती है, आंतरिक भाग में रहती है, इंटरनल पार्ट में रहती है, और जो सिरा होता है वह एक्सटर्नल पार्ट में रहता है। तो नंबर 5 में हम लिख सकते हैं कि इसकी गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी गहराई क्या होती है, इसकी गहराई कम होती है। यह एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह बाहरी पार्ट में पाया जाता है, बाहरी भाग में, शरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है, और यह शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और 6वां नंबर कि यह ऑक्सीजन यानी O2 की वजह से रंग इसका क्या होता है, लाल। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये इसमें क्या मिला होता है, CO2। तो ये आपका CO2 की वजह से इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा देखने में होता है, नीला। यानी बाहर से देखने पे कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है, और यह बाहर से देखने में कैसा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। 7वां एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है इसे हम पानी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपकी पाइप मोटी है तो प्रेशर उसमें क्या होगा, कम होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे पाइप जहाँ पे मोटी होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे पाइप पतली होगी वहाँ पे प्रेशर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे धमनी में जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी इसकी पाइप जो होती है, नसें जो होती हैं वह कैसी होती हैं, पतली होती हैं, पतली। और इनकी दीवार जो है, दीवार मोटी होती है। भाई अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको मजबूत रहना पड़ेगा, तो उसकी दीवार क्या होती है, मोटी। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका जो क्षेत्रफल है वह क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए क्या देखने को मिलती है, नसें पतली देखने को मिलती हैं। और उसी क्रम में अगर हम 7वें में बात यहाँ कर लें तो इसकी जो नसें होती हैं वह कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। नसें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और इसकी जो दीवार होती है, चूंकि इसमें प्रेशर होता नहीं है, इसलिए इसकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है। इसकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है। एक लास्ट इसको कर लेते हैं, लास्ट 8वां पॉइंट लिख लेते हैं कि जो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए इसमें एक अपवाद है कि जो पल्मोनरी नामक धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। सारी धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कैसा रक्त बहता है, आपका अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। और इसमें भी एक अपवाद है कि जो पल्मोनरी सिरा होता है, पल्मोनरी सिरा, उसमें कैसा रक्त बहता है, में शुद्ध रक्त बहता है। इसमें भी एक अपवाद है, सारे सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी सिरा एक ऐसा सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम धमनी और सिराओं में अंतर को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर एक बच्चे का पूरा कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।